नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल बालोतरा। ठीक है। अपन लास्ट क्लास के अंदर पांचवें क्लास की पूरी बातचीत कर चुके थे। आज आपका सिक्स क्लास के जो हमारा आवास पुस्तक है उसके छठे अध्याय की बात करने वाले हैं। ठीक है। छठे अध्याय में क्या किस तरीके से महत्वपूर्ण आपकी जानकारी रहने वाली है, उन सभी जानकारियों की इस अध्याय के अंदर अपन बात करेंगे। चलो सबसे पहले जान लेते हैं आपका जो अध्याय है इसका नाम क्या है। इसका अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। क्या नाम है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है। आप इसमें कुछ स्थल रूप देखो। अब पृथ्वी तो आपको पता है, पृथ्वी एक ग्रह है। स्थल रूप का मतलब क्या हुआ? स्थल रूप का मतलब है ये जो स्थलीय भाग है इसके ऊपर क्या क्या आकृतियां बनी हुई है। ठीक है ना? क्या क्या आकृतियां बनी हुई है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, ये सारी बातचीत अपने इसके अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं अपने अध्याय को। देखो, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में भी दिख रहा है। और आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ये पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो सभी जगह समान नहीं है। कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे किसी प्रकार है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल मंडल के ऊंचे भाग, नीचे भाग तथा कुछ समतल होते हैं। अब देखो, जो स्थल मंडल है इसके अंदर कुछ ऊंचे नीचे होते हैं तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। तो आपको मोटा मोटी स्थल रूप का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो पृथ्वी है वो पूरी समतल नहीं है, यानी बिल्कुल समान सपाट नहीं है। जैसे कि आपका मैदान है, तो जैसे आपने क्रिकेट का मैदान देखा होगा, क्रिकेट का मैदान बिल्कुल साफ एंड समतल होता है। ठीक है। कहीं कोई ऊबड़ खाबड़ या कहीं पे पहाड़ पत्थर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो पृथ्वी है ये पूरी ऐसी नहीं है कि सब जगह समतल ही समतल है या फिर सब जगह पहाड़ ही पहाड़ है, ऐसा नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपका मैदान है, तो कहीं पे आपके गड्ढे भी है। तो इस तरीके की आकृति बनी हुई है। ठीक है। अब इधर ये लड़की क्या चीज बता रही है, देखो। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग हैं जो कि आसपास की भूमि से ऊंचे उठ के होती हो, जो 600 मीटर से अधिक, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। देखो, 8000 मीटर से कुछ ऊंचे जो होते हैं उनको तो कहा जाता है पर्वत। जैसे आपके गुरु शिखर पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंची, वो देखो अपन ने उसमें देखा था। ठीक है ना? तो इस तरीके के देखो कि जो 600 मीटर तक की ऊंचाई की होती है। देखो, यहाँ से एक कोई पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है। 600 मीटर तक की ऊंचाई है और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अब जिसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। 8000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम बताइए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो आपका स्थल रूप है, इस स्थल रूप के कुछ नाम दिए हुए हैं कि यहाँ पे अपन किन किन चीजों की बात करेंगे। तो देखो, ये आपके पर्वत है, ये आपकी पर्वत श्रृंखला है। ये कुछ भाग जो ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर से तीखा नहीं होकर के, मतलब पत्थर का होता है लेकिन ऊपर से तीखा नहीं होता, उसको पठार कहा जाता है। यहाँ इनके बीच में अगर कोई भाग पाया जाता है, यानी पहाड़ों के बीच में, तो उसको घाटी कहा जाता है। ठीक है। और ये देखो, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। और इन सब से निकलती है नदियां। और ये नदियाँ निकल करके क्या करती है, मैदान में आ जाती है। ठीक है। ये मैदान में आ गई। और ये देखो, एक मुख्य नदी के अंदर अगर कोई दूसरी नदी आके मिल जाती है तो उसको बोला जाता है सहायक नदी। और अगर इनके बीच में कोई इस तरीके का पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी नदी आ रही है और वो पानी वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो झील बन जाती है। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें जल संधि की, तो देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको जल संधि और स्थल संधि पढ़ाया था। पता है, एक तो मैंने पढ़ाया था आपको कौन सी, पाक जल संधि, और एक स्थल संधि पढ़ाई थी कौन सी, अ, पनामा, पनामा स्थल संधि पढ़ाई थी मैंने, जो आपको दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को आपस में जोड़ती है। वो चीज मैंने बताई थी। ठीक है। तो देखो, जल संधि का मतलब यहाँ पे इस चीज को देखो, जल संधि जो है एक स्थल को दूसरे स्थल को जल के माध्यम से जोड़ती है। ये तो होती है जल संधि। और एक स्थलीय भाग दूसरे स्थलीय भाग को स्थल से जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? स्थल संधि। ठीक है।
और ये प्रायद्वीप हो गया, यानी प्रायद्वीप का मतलब है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ वो प्रायद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे अगर कोई जगह बना लूँ तो वो क्या बन जाएगी, द्वीप बन जाएगी। और समुद्र से अगर कोई पानी का किनारा लगता है तो वो तटीय क्षेत्र हो गया, ये तटीय क्षेत्र। और जब नदी, देखो नदी समुद्र के अंदर मिलती है और इस तरीके से फैल जाती है ना, ये यहाँ पे फैल रही है, तो इसके मुहाने पर जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जैसे ये डेल्टा बना रही है ना, ये ऐसे फैल गई, यानी वितरिका हो गई। वितरिका मतलब ऐसे ऐसे फैल गई और फैलने के बाद में जो आकृति बनी वो क्या है, डेल्टा है। तो आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा। देखो इस मैप से ही आपकी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। देखो आपने पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, इन सब से क्या निकलती है, नदियां निकलती है, फिर स्थलीय भाग से बहती है, और मुख्य नदी के अंदर अगर आकर एक नदी मिल जाती है तो क्या होता है, मिलने के बाद में वो उसकी सहायक नदी बन जाती है। यहाँ पे झील देख लिया आपने, और नदी का जो मुहाना जो समुद्र या किसी स्थल पे जाके मिलता है और उसका भाग इस तरीके से चौड़ा हो जाता है, यानी नदी समाप्ति की ओर जाती है और जिसके अंदर मिलती है, और वहां पे जो आकृति बनती है वो क्या हो जाती है, डेल्टा कहलाती है। तो ये स्थल रूप था। अब आगे देखते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अगर देखो पृथ्वी की सतह के टूटना या अगर घिस जाकर अगर नष्ट होती है तो उसको क्या कहा जाता है, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह ही नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। अब देखो, एक तो अपर्दन समझो और दूसरा निक्षेपण समझो, निक्षेपण। ठीक है ना, निक्षेपण। देखो मैं एक बात बताऊं, अपर्दन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का ऊपर से मतलब नष्ट हो जाना, ऊपरी सतह है वो क्या हो जानी, नष्ट हो जानी चाहिए, हो जाती है, उसे कहते हैं अपर्दन। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ ये पर्वत है, ठीक है, ये लो, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है, ये आपका पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये मैदान क्षेत्र है। अब यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है, भारी मात्रा में तूफान आता है, तो बारिश और भारी मात्रा में ओलावृष्टि और भारी मात्रा में बारिश होगी तो यहाँ से क्या होंगे, पत्थर कंकड़ है वो इस जगह से हट जाएंगे और उस पानी के साथ में क्या है, इस मैदान में आ जाएंगे। मैदान में आए तो मैदान में मिट्टी है, वो मिट्टी भी उन कंकड़ पत्थर के साथ में आ जाएगी और नदी के पानी के साथ में बहती हुई क्या करेगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। क्या करेगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। जो अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ हुई, यानी यहाँ पे तो क्या हुआ, अपर्दन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। क्या हुआ, निक्षेपण। देखो निक्षेपण का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, धूड़, रेत, भाटा, दगड़ जितने भी आए थे इसके साथ में, वो आकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जम जाएंगे, यहाँ पे जम जाएंगे। यानी यहाँ पे तो इसने नष्ट कर दिया और यहाँ पे इसने एक नई आकृति बना दी। तो ये चीज आपको यहाँ यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह है वो नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर निर्माण हो जाता है। समझ में आई ये लाइन बहुत मस्त कह रही है। देखो यहाँ से तो इसने क्या कर दिया, अपर्दन कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से तो सब कुछ तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के लेके आ गई अपने साथ में, और मैदान से भी रेत ले ली, और ये रेत वगैरह बह करके क्या होता है, जहां नदी समाप्त होती है, जहां डेल्टा बनता है, उस डेल्टा से पहले डेल्टा में क्या होता है, ऐसी फैलेगी तो नई नई जगह बन जाएगी। और वो जगह किस लिए बनेगी, क्योंकि वहां से क्या हो जाएगा, नई नई है वो, वहां पे नई आकृतियां इसलिए बनेगी क्योंकि उसके साथ में कंकड़ है, पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, ये सारी वहां पे जम जाएगी, तो एक नई आकृति का निर्माण हो जाएगा। और ये जो नई आकृति बनती है उसको बोलते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण जो होता है वो हमेशा नदियों के अवशेषों के द्वारा होता है, यानी नदी के साथ में जो अवशेष आते हैं ना, वही। आगे देखो, ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बात करेंगे पर्वत की। अपन ने सबसे पहले ये देख लिया था, अब पर्वत की बात करते हैं। देखो पर्वत में, देखो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। देखो पर्वत क्या है, पर्वत जो है वो आपकी पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। देखो पर्वत का शिखर क्या होता है, छोटा होता है तथा आधार चौड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, देखो ये शिखर तो क्या है, छोटा है, और आधार, ये आधार क्या है, बड़ा है। इसी तरीके तो होते हैं आपके पहाड़ बने हुए, ये देखो। तो ये जो शिखर है ये क्या होता है,
छोटा होता है और जो आधार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी हो जाएगी। देखो, जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएंगे, तो पहाड़ों की ऊंचाई पे जो जलवायु है वो क्या है, ठंडी हो जाएगी, यानी वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ेगी, जैसे आपकी हिमालय के अंदर पड़ती कि नहीं पड़ती। ठीक है, आगे देखो, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिसे हिमानी कहा जाता है। बिल्कुल, हिमानी किसे कहते हैं, यानी कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ की जो नदी होती है उसको क्या कहते हैं, हिमानी कहा जाता है। अब देखो, बर्फ की नदी कैसे, आप तो कहोगे कि सर बर्फ तो हमेशा ठोस रहती है, जमी हुई रहती है, तो वो बर्फ की नदी कैसे हुई। तो बर्फ की नदी जैसे जैसे वो बर्फ पिघलेगी और पिघलने पर उससे जो पानी रिसेगा, वो जो क्या कहलाएगी, नदी कहलाएगी। ठीक है ना, आप जब हिमालय की तरफ जाएंगे, कभी आपको मौका मिले तो आप हिमालय की तरफ घूमने जाओगे, तो आपको ऐसी नदियां देखने को मिलेंगी। तो उनको आप कौन सी नदियां कहोगे, ये एक प्रकार से हिमानी नदियां हैं, जो बर्फ के पिघलने से बहती है। और ये किस पर पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। अब देखो, ये जो समुद्र होते हैं ना, आपके पानी वाले समुद्र, इनके नीचे भी कुछ पर्वत होते हैं जो अपन नहीं देख सकते, क्योंकि इनके ऊपर तो पानी आया रखा है। तो समुद्र के भीतर भी कुछ ऐसे पर्वत हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कुछ योग्य भूमि की कमी, यानी जो कृषि योग्य भूमि है उसकी कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, आपने नाम सुना कि नहीं सुना। अपने राजस्थान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जब पर्वत आपके एक ही क्रम में ऐसे ऐसे बने होते हो ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से एक ही क्रम में बने हुए होते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोला जाता है। और अपने राजस्थान में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, तो अपने राजस्थान में पाई जाती है अरावली। कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और श्रृंखला किसे कहते हैं, तो जो पर्वतों की जो श्रृंखला बनी होती है उसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वलित पर्वतमाला का नाम दिया। और वलित क्या होती है, मैं आपको अपने जैसे इसमें आएगा, अभी थोड़ी देर बाद में आएगा कि वलित पर्वत क्या है, वो उस टाइम बताऊंगा। देखो, ये होते हैं आपके पर्वत, और पर्वत का ये तो होता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग, ये पर्वत का शीर्ष भाग है और ये पर्वत का आधार है। तो पर्वत का जो आधार होता है वो तो होता है बड़ा, ठीक है, और शीर्ष भाग जो होता है वो होता है छोटा। और ये जो इनकी ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीव्र ढाल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीव्र ढाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तीव्र ढाल। अब यहाँ पे लोग क्यों नहीं रहते, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है वो लोग क्यों नहीं रहते पर्वतों के ऊपर। तो लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं है। अब आपके लोग रहेंगे तो उनको कुछ खाना तो पड़ेगा। तो पर्वतों के ऊपर क्या है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। भूमि नहीं है, कृषि योग्य क्या है, भूमि नहीं है। कृषि योग्य भूमि नहीं है। कहाँ पे भूमि नहीं है, पर्वतों के ऊपर जो है वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, ऑल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के अंदर पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। देखो, चित्र 5.1, ओके, चित्र 5.1 आपके जो महासागरों, सॉरी, वो महाद्वीप वाला था ना, उसके अंदर है। तो आप अपनी पुस्तक पलट के वहां पे भी देख सकते हैं, उनके अंदर ये दिए हुए हैं, तो आपको इनकी स्थिति पता लगानी है। तो देखो, सबसे पहले बात की है हिमालय की, तो हिमालय कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। ऑल्पस पर्वत श्रेणी किसके अंदर है, तो ऑल्पस यूरोप के अंदर है। और एंडीज पर्वत श्रेणी किसके अंदर है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये चीज मैंने आपको बताई थी, दक्षिण अमेरिका के अंदर एक नदी भी है जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, याद है तो कमेंट करके जरूर बताओ उसको। देखो, हिमालय कहाँ पे है, एशिया के अंदर। ऑल्पस कहाँ पे है, यूरोप के अंदर। और एंडीज कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। और ये बहुत ही बड़ी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं है, यानी एक लंबी श्रेणी के अंदर बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। देखो, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समझो,
मैं थोड़ा पेन का कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। देखो, पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें देखो, पहला देखो वलित पर्वत, दूसरा देखो ब्रंशोत पर्वत और तीसरा देखो ज्वालामुखी पर्वत। अब ये पर्वत जो है 3 प्रकार से बनते हैं। पहला बनता है वलित, दूसरा बनता है ब्रंशोत और तीसरा बनता है ज्वालामुखी। हिमालय तथा ओल्पस वलित पर्वत है। अब देखो, अपना हिमालय और ओल्पस जो आपके यूरोप के अंदर पाया जाता है, ये वलित पर्वत है, जिनकी सतह खूबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। जैसे भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस यूराल के रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। अब देखो, इस पूरी रामायण को समझने से पहले अपन समझेंगे वलित पर्वत क्या होता है। देखो, वलित का मतलब क्या होता है कि ये अपनी जमीन है। अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासों में जाओगे तो आपके ज्ञान में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो मैटर दिया हुआ है उनके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। तो अब ये वलित कैसे बना, तो इसको मैं थोड़ा मोटा मोटी समझा देता हूँ। बाकी आपके जो सेकंड आपके 7वीं क्लास 8th क्लास है, इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे आपके थोड़ा ऊपरी ज्ञान दिया हुआ है। तो देखो, पृथ्वी के अंदर ऐसे प्लेटें चलती है, पता है आपको? इस तरीके की प्लेट आपस में जाती है, ऐसे प्लेटें हैं। अब प्लेटों का मतलब आप वो थालियां बट गया वो मत समझ लेना। प्लेटें का मतलब है भूमि के अंदर इस तरीके की प्लेट बनी हुई होती है जो गति करती रहती है, ठीक है ना? अब कभी कभी ये आपस में ऐसे गतियां करती रहती है, ये इधर से जाती है और ये इधर से आती है, तो ये कभी कभी इसके पास से निकल जाती है। लेकिन कभी कभार ये क्या होता है, आपस में टकरा जाती है, ठीक है? अब जो प्लेट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी तो ऊपर आ जाएगी, यानी ये तो ऐसे नीचे दब जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। या फिर क्या होगा, टकराने के बाद में क्या होगा कि जबरदस्त भिड़ंत होगी तो यूँ क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी यूँ, इस तरीके से बन जाएगी। तो अपने जो पृथ्वी है इसके अंदर जब प्लेटें आपस में टकराई और टकराव के बाद उसके अंदर जो मोड़ आया, यानी उनके अंदर जो वलन पैदा हुआ, देखो यहाँ पे ये टकराई तो इनके टकराने के बाद में ये यहाँ से भी भिड़ी और यहाँ से भी भिड़ी, यहाँ पे मोड़ प्राप्त हुआ, तो पूरी के अंदर मोड़ प्राप्त हो गया। ये देखो, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं वलित पर्वत। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वलित पर्वत। यानी भूमि के अंदर जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और उनके अंदर जो मोड़ आता है, देखो वलित का मतलब क्या होता है, मोड़दार, ठीक है? जब उनके अंदर मोड़ आ जाता है उसको बोलते हैं वलित पर्वत। अब इनको मैं वापस समझा देता हूँ आपको। तो जो अपने पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वलित पर्वत जो मैंने आपको समझा दिया, भ्रंशोत पर्वत मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, और ज्वालामुखी पर्वत वो भी अपन थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अब देखो, हिमालय तथा ओल्पस पर्वत, इन जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है, शिखर शंक्वाकार है और भारत की अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, जो अपन ने मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी ना, अरावली, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण वर्तमान में जो अपनी अरावली है वो बेचारी बहुत ही घिस गई है, यानी यहाँ पे बारिश आने की वजह से उनके कंकड़ पत्थर टूट गए हैं। नदियां जो निकल रही है, नदियां उसके पानी को लेके चली गई है, मतलब उसके जो कंकड़ पत्थर है उसको अपने साथ में लेके चली गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा अपर्दित हो चुकी है, ठीक है? अपर्दन के कारण ये बहुत ही घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, देखो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, रूस का कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है और ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। तो वलित कौन कौन से हो गए, तो सबसे पहला आपका वलित हो गया हिमालय। कौन सा होगा, हिमालय। हिमालय के बाद में कौन सा हो गया आपका, ओल्पस। ऑल ओल्पस, ओल्पस के बाद में कौन सा हो गया, ओल्पस के बाद में आपकी होगी अरावली। अरावली, ठीक है ना? अरावली के बाद में आपकी कौन सी होगी, अरावली के बाद में उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, 3 4 अपलेशियन। उत्तरी अमेरिका का कौन सा, अपलेशियन। उत्तरी अमेरिका का कौन सा, अपलेशियन। और रूस का कौन सा, यूराल, 5 नंबर पे यूराल पर्वत, ठीक है? ये जो है ये सारे के सारे कौन सी श्रेणी के पर्वत है, ये है आपके वलित पर्वत श्रेणी। वलित, वलित का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। वलित का मतलब इस तरीके का मोड़, जो मोड़दार पर्वत है वो है। अब मोड़ यानी ऊपर से मुड़े हुए हैं, यानी जमीन के अंदर वलित पर्वत बने हुए हैं। तो देखो ये वलित पर्वत है, ये आपके 5 वलित पर्वत है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? आगे देखो, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे कहते हैं भ्रंशोत्थ, ठीक है? भ्रंशोत्थ, ठीक है ना? त और थ, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, यानी देखो, जब मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, देखो, जब
बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, विस्थापित हो जाता है तो उसको उसको कहते हैं भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को, देखो ऊपर उठे हुए खंड को हॉर्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रोणिका भ्रंश यानी गॉर्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसेज पर्वत, यूरोप का कौन सा? राइन घाटी तथा वॉसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इस उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरणों का पता लगाइए। अब देखो, भ्रंशोत का मतलब ये हुआ कि देखो, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊपर उठे हुए जो खंड, देखो ये देखो, उत्कृष्ट भंड है, उत्कृष्ट उत्खंड भ्रंश है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? उत्खंड भ्रंश है। और यहाँ पे आपकी द्रोणिका भ्रंश है, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, जब कोई भाग टूट जाता है, इसने क्या बताया है कि जब कोई भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी यहाँ टूट करके ये नीचे चला गया और ये भाग ऊपर आ गया, तो ऐसे जो भाग है यानी जिनका निर्माण टूटने से होता है, ऐसे भाग क्या कहलाते हैं? ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहलाते हैं, यानी जिनका निर्माण टूटने से हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आगे जो है वो है ज्वालामुखी पर्वत। आगे कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का कौन सा पर्वत? माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फयूजी फयूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। देखो यहाँ पे, देखो मैंने ये आपको वलित बता दिया, वलित के बाद में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भ्रंशोत। भ्रंशोत तो इस पेन से लिखता हूँ, तो भ्रंशोत का कौन है? भ्रंशोत का आपका एक तो है राइन घाटी, राइन घाटी, और दूसरा कौन सा है? वॉसेज पर्वत, वॉस जे वॉसे वॉसजेस पर्वत। और ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? ये आपके पड़ते हैं यूरोप में। और ये कौन से पर्वत है? तो ये आपके पर्वत है भ्रंशो भ्रंशो भ्रंतोत, ठीक है ना, ये पर्वत है। अब आगे जो मैं बढ़ा रहा था वो आपके पढ़ा रहा था ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपके चित्र दिया हुआ क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। देखो, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? एक तो है आपका किलीमंजारो। कौन सा मंजारो? किली मंजारो। कौन सा मंजारो? किलीमंजारो। और दूसरा कौन है? फयूजियामा। कौन सा पजामा? फयूजियामा। कौन सा यामा? फयूजियामा। कौन सा यामा? फयूजियामा। ये दोनों यामा और किलिमंजारो, ये क्या है? आपके ज्वालामुखी पर्वत है। और एक तो है अफ्रीका का और एक है जापान का। पजामा कहाँ का है? जापान का है, यानी ये आपका फयूजियामा कहाँ का है? जापान का है। और ये आपका जो किलिमंजारो है ये आपके अफ्रीका का है। देखो, पर्वत जो है बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियां बहुत सी नदियां जो होती है वो पर्वतों से निकलती है, हिमानियों में होता है, और बहुत जल है वो हिमानियों में पाया जाता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादक जैसे गोंद है, रेंजीन है इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतों का भाग उपयुक्त स्थान है। सैलानियों का मतलब क्या होता है? घूमने आने वाले लोग, जो घूमने आते हैं ना लोग पर्वतों पे, सेल्फी फोटो खींचने आते हैं वो लोग, ठीक है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, देखो पर्वतों पर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? तो सबसे पहले पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है तथा स्कीइंग जो है वो पर्वतों पर प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? तो अगर आपको पता हो तो आप इसका जरूर आंसर बताएं। तो आपके हिमालय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? तो सबसे पहले पैराग्लाइडिंग, दूसरा आपका हैंग ग्लाइडिंग, तीसरा आपका रिवर राफ्टिंग, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका है वो स्कीइंग। ये कुछ खेल है जो पर्वतीय क्षेत्र में खेले जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ वो ज्वालामुखी वाला जो है ना वो कैसे बनता है पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, यानी पर्वत के तीन प्रकार हैं। पहले तो अपन ने देख लिया वलित, दूसरा ब्रह्मोत्थ, और तीसरा है वो ज्वालामुखी पर्वत। अब देखो ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ ऊपर, यानी ये अपनी पृथ्वी है,
अब ये गोल नहीं बनी तो आप समझ लेना पृथ्वी है। देखो, इस पृथ्वी के ऊपर जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग के अंदर क्या है कि अंदर जो है वो बहुत ही गर्म लावा है। गर्म क्या है? लावा है। लावा का मतलब हुआ, मतलब पिघला हुआ लोहा होता है ना। आप अभी ये क्लास खत्म होने के बाद में आप यूट्यूब पे सर्च करना ज्वालामुखी पर्वत या ज्वाला, सिर्फ लावा चेक कर लेना आप, लावा चेक करना, ठीक है ना। लावा ऐसे लिखना, लावा, ज्वालामुखी लावा लिखना, आप ऐसे लिखना ज्वालामुखी लावा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लावा क्या होता है। लावा एक तरीके का गर्म पदार्थ होता है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर बहुत मात्रा में लावा पाया जाता है, और ये जो लावा है ना, ये लावा बहुत गर्म होता है, पतला पतला पिघला हुआ सा होता है और बहुत ही गर्म होता है। अब होता क्या है आपको बताऊं मैं, कि जब ये लावा जमीन के अंदर होता है, इसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो जमीन में कहीं से भी फट जाता है। जरूरी नहीं है कि मतलब वहीं से ही फटेगा। जैसे अभी जहां जहां पर्वत बने हुए हैं ना, यहाँ पे ये ज्वालामुखी पर्वत बने हुए, तो ये पर्वत क्या होते हैं, अचानक से अंदर से वो लावा क्या है, बाहर निकलता है, खतरनाक तरीके से बाहर निकलता है और ऐसे फैल जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है और वो जो आकृति है वो पर्वत की बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, अत्यधिक दाब से मेग्मा का निर्माण। अब यहाँ पे ये मेग्मा बना है, ठीक है ना, और यहाँ से ये मेग्मा पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढेगा। इसको जहां पे जगह मिली, यानी जहां से ये बाहर निकल सकता है, वहां पे जगह मिली, वो वहां से फूट जाएगा, खतरनाक तरीके से फूटेगा, ऐसे धड़ाम करके निकलेगा। ये देखो, ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त बाहर निकल रही है, ऐसे खतरनाक बाहर निकलेगी। फिर ये धीरे धीरे ठंडे होकर के निर्माण हो जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे वापस पिघलेगी, पिघलने के बाद मतलब पिघलने की जो पिघली हुई है वापस ठोस आकार में लेगी। देखो, किनारों से निकलती फिसलती चट्टानों के लावा कहलाती है। देखो, ये जो ऐसे ऐसे ढुल रहा है ना, ये देखो, ये सब लावा है, ठीक है ना। फिर ये धीरे धीरे जम जाएगा, ठस जाएगा। तो आप इस चीज को सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ज्वालामुखी से पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, पठार। अब पर्वत की बात हो गई, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, अपन ने सारे देख ली। और उसके बाद में अपन बात करें पठार की। अब पठार क्या चीज होती है, ठीक है ना। पठार पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। अब जो पठार होता है, ये ऊपर उठी हुई होती है लेकिन सपाट भूमि होती है। देखो, ये तो आपके पर्वत है, इस तरीके के पर्वत है, लेकिन इस तरीके की भूमि होती है जो ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर से क्या होती है, सपाट होती है, या फिर ऊपर जो है इसके किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, पठार बोला जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मेज का मतलब आपकी टेबल है, ठीक है ना। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। जैसे अपन ने बात के अंदर अरावली पर्वतमाला देखी थी ना, और जो अपन ने ये अरावली है वो वलित पर्वतमाला देखी थी, उसी प्रकार जो भारत का दक्कन पठार है वो सबसे पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस पठार के कुछ उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ये जो तिब्बत का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक मानी जाती है। जिसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 4000 से 6000 तक मानी जाती है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी इसके अंदर जो खनिज है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। और अफ्रीका का पठार सोना, देखो अब पठारी भाग के अंदर क्या, देखो अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरों के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कोयला तथा मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं इसके अंदर। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी, देखो अब आपको समझना है जलप्रपात। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा से बना हुआ पठार होता है उसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। अब देखो,
इसके अंदर आपके एक नदी आई है, सॉरी इसके अंदर आपकी एक चीज आया है जिसका नाम है जलप्रपात। देखो जलप्रपात क्या होता है, जब ये देखो ये जो है ये आपका पूरा पठारी भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो आपके चीजें दिख रही है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी सारी चीजें पठारी भाग कहलाती है। देखो ये सारी चीजें पठारी भाग कहलाती है। और देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पठार है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पठार है, ठीक है। देखो यहाँ सारा का सारा पठारी भाग है, यानी इसके ऊपर लोग रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता ये है कि इस पठारी भाग के ऊपर से देखो, जैसे मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लो, और की स्टाइल थोड़ी कम कर लेते हैं। देखो यहाँ से कोई अगर नदी आ रही है, देखो यहाँ से कोई नदी आ रही है, जैसे ये लो, ये नदी आई और अचानक से इधर गिरी, तीव्र ढाल के साथ में अगर नीचे गिर जाती है ऐसे, ये ऐसे, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे तीव्र ढाल के साथ में अगर ऐसे नीचे गिर जाती है, तीव्र ढाल आती है, ऐसे नीचे गिरती है, तो इसको बोलते हैं जलप्रपात। यानी पठारी भाग से ऐसे नदी चल के आई और अचानक उसकी ढाल आ गई, तो वो अचानक नीचे ऐसे गिरेगी, और तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है उसको बोलते हैं जलप्रपात। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ऐसे ही जलप्रपात अपने यहाँ पे कौन कौन सी नदी पर बने हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऐसे जलप्रपात की स्थिति। तो देखो यहाँ पे अपन ने देखा कि भारत का छोटा नागपुर है, उसके अंदर एक स्वर्ण रेखा नदी है, उसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है हुंडरू। और उसके बाद में कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, ठीक है। और ये जो लावे के पठार होते हैं, इनके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको जलप्रपात कौन से याद रखने, एक तो याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी, जिसके ऊपर कौन सा है आपका हुंडरू, हुंडरू कौन सा है, हुंडरू। और जो कहाँ पे पड़ता है, जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहां पे। और एक कर्नाटक में जोग जलप्रपात, ठीक है ना, जोग जलप्रपात, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपके नेक्स्ट। तो देखो जो पर्यटकों के लिए काफी आकर्षित होते हैं, अब देखो इसमें पर्यटकों के लिए ये यहाँ पे आकर्षित होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक रमणीय स्थल पाया जाता है। रमणीय का मतलब ये होता है कि जो लोगों को सुंदर लगे, जो लोगों को अच्छे लगते हो, ऐसे स्थानों को रमणीय स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे स्थल को क्या कहा जाता है, रमणीय स्थल कहा जाता है। अब मैदान को पढ़ लेते हैं, मैदान के बाद में अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। देखो मैदान, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, देखो। और वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से, अब देखो इनकी दूरी किससे मापी जा रही है, समुद्र तल से मापी जा रही है। समुद्र तल से इसलिए मापी जा रही है क्योंकि समुद्र का जो ऊपरी किनारा होता है या जो समुद्र लेवल होता है, वो हमेशा सब जगह समान होता है। देखो माध्यम समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मित तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां नदियां जो है वो क्या कर रही है, नदियां है वो पर्वतों के ढाल के नीचे से बहती है। नदियां जो है वो पर्वतों के ढाल के नीचे से नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। किसको अपर्दित कर देती है, मैदान को अपर्दित कर देती है। पदार्थों को अपने साथ आगे कर ले जाती है, अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू, सिल्ट, ये घाटियों में निक्षेपित कर देती है तथा इन्हीं से निक्षेपित मैदानों का निर्माण होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, तीनों चीजें मैदान समझा देता हूँ। देखो ये तो आपका बन गया पर्वत, ठीक है। और इस तरीके की जो स्थिति बनती है, ये बन गया आपका पर्वत। अब यहाँ से कोई नदी गिरेगी नीचे तो ये क्या कहलाएगा, जलप्रपात कहलाएगा। और ये बन गया आपका समतल मैदान, यानी ये जो बन गया है वो समतल मैदान बन गया। अब यहाँ से कोई नदी निकली, मान लो आपके पर्वत से कोई नदी निकली, तो वो यहाँ से बहती हुई यहाँ आएगी, तो यहाँ के कंकड़ पत्थर साथ में लेके आएगी। और यहाँ जैसे ही मैदान में प्रवेश करेगी तो वो कहीं ना कहीं अपने कंकड़ पत्थर छोड़ेगी। तो कंकड़ पत्थर छोड़ करके वो क्या कर देती है, एक मैदान का निर्माण करके आगे चली जाती है। अब ये आपका पठार है, पठार से नदी यहाँ से गिरी तो ये जलप्रपात बन गया। और ये भी नदी ऐसे आगे मैदान के अंदर आएगी तो अपने साथ में आने वाले कंकड़ पत्थर, रेत, मिट्टी को कहाँ जमा देगी, एक मैदान के अंदर जमा देगी। जैसे आप, अगर मैं अपने बालोतरा जिले की बात करूं, तो बालोतरा जिले में आप लूणी नदी वाला जो क्षेत्र है वो वहां जाके देख लेना।
वहाँ पे आपको ये सारी स्थिति मिल जाएगी कि लूनी नदी आपके अपने जो किनारे हैं, लूनी नदी जहाँ पे किनारे बहते हैं, वहाँ पे किस तरीके का मैदान का निर्माण करती है, ठीक है ना? सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। अब मैदान क्या होते हैं? बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अब देखो, जैसे पर्वत पड़े थे, तो पर्वत में लोग रहते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं है। फिर पठारों पे थोड़े बहुत लोग रहते हैं, उसके बाद मैदान के अंदर विश्व के सबसे अधिक लोग रहते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखियो एशिया के अंदर भारत जो देश है उसके अंदर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के अंदर यांग तसे नदी का मैदान सबसे प्रमुख उदाहरण है। देखो, भारत की जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बहुत ही बड़े मैदान का निर्माण करती है, और चीन की जो यांग तसे नदी है, वो भी इस प्रकार के बहुत ही बड़े मैदान का निर्माण करती है। देखो, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों की बनाने के लिए और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, यानी अधिकता होती है, और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ भाग खेती के लिए यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान माना जाता है या क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ तक अपन ने चर्चा की, जिसके अंदर अपन ने पर्वत पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने पठार पढ़े, और उसके बाद में अभी मैदान की चर्चा की। अब मैदान में लोग किस तरीके से रहते हैं, आगे आपकी किस तरीके की जानकारी है, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट। तब तक आप इस वीडियो को वापस देखें और इसके अंदर बताई गई सारी चीजों को याद रखें अपने दिमाग में, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन वाली घंटी भी बजा देना, ताकि अपने इस नेक्स्ट अध्याय की जानकारी आएगी तो आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।